हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 17 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 17 सितंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। मृदा निर्माण के कारक, भूस्खलन, मृदा का निम्नीकरण। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। मृदा, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। तो पृथ्वी के पृष्ठ पर जितने भी दानेदार कण है ना, उसके आवरण की एक पतली परत, जैसे कि ये देखो, ये यहाँ पे अगर हम ये सतह मानते हैं तो ये जो आवरण की एक मिट्टी के जो कण है, उनकी जो परत है आवरण की, उसे हम क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। यह भूमि से निकटता से जुड़ी होती है। तो ये क्या है? ये भूमि से क्या है? निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप में मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों, जैव पदार्थों, भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। तो मृदा का निर्माण कैसे होता है बेटा? मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों, जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों तथा जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। तो ये अपक्षय मतलब टूट टूट कर चट्टाने हैं वो टूट जाती है, तो उस खनिज पदार्थ है जो चट्टाने हैं वो क्या होती है? टूट जाती है। टूट कर क्या करती है? मिट्टी का निर्माण करती है। और इनका सही मिश्रण, खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण ही मृदा को उपजाऊ बनाता है। देखो क्या कहा जा रहा है, क्या आप जानते हैं केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनाने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। मतलब 1 सेंटीमीटर की जो लेयर बनने में कितना वर्ष लग जाता है? सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। मृदा निर्माण के कारक, जनक शैल का स्वरूप, जलवायवीय कारक, मतलब जो शैल है, चट्टान है, उसका स्वरूप भी कैसी है, उस वैसी ही मृदा बनेगी। जलवायवीय कारक, मिट्टी, मौसम, जल, ये सब ये कारक कहा जाए। स्थलाकृति, उसकी स्थलाकृति कैसी है। जैव पदार्थों की भूमिका, वहां पे जैव पदार्थ कितने हैं, जैव पदार्थ, और मृदा निर्माण के लिए लगाने वाला समय। देखो कौन कौन से कारक है, देखो समझो पहले। जैव शैल का रूप, मतलब जो हमने क्या कहा था, चट्टानों के टूटने से बनते, तो वो चट्टान है वो किस टाइप की है। वहां पे जलवायु, मौसम कैसा है, वहां पे स्थलाकृति, वहां का मैदान कैसा है। इसके अलावा वहां पे जैव पदार्थों की, वहां पे कितने जैव पदार्थ है, कितनी उपजाऊ, जो भूमि को, मिट्टी को ज्यादा उपजाऊ बनाएंगे, और वहां पे कितना समय लगने वाला है। तो देखो यहाँ पे लिखा गया, मृदा जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय, ह्यूमस निर्माण के दर को प्रभावित करती है। ठीक है। समय मृदा परिचयिका की मोटाई का निश्चित करती है। जैसे कितनी जो मृदा की लेयर है वो कितनी मोटी होगी, इसका निर्धारण कौन करता है? समय निर्धारण करता है। वनस्पति जात, प्राणी जात तथा सूक्ष्म जीव मृदा निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से दर प्रभावित करते हैं? कारक यहाँ पे प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये प्रभावित करने वाले कारक है कौन कौन से? देखो, जलवायु प्रभावित करती है, समय प्रभावित करता है, वनस्पति जात या प्राणी जात जो वहां पे रह रहे हैं वो प्रभावित करते हैं। उच्चता व गुणवत्ता ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करता है। मतलब कि कितनी ढाल है वहां पे। मान लो इस तरह से तो मिट्टी कम रहेगी, अगर इस तरह से तो मिट्टी यहाँ पर आकर जमा हो जाएगी, तो उसकी ढाल भी निर्धारित करती है। जनक, शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, परंपरागत की निर्धारित करती है। और मृदा किस पर निर्धारित करती है कि वो शैल जो मिट्टी है, वो जो चट्टान है, वो उसका रंग कैसा है, उसका गठन कैसा है, रासायनिक गुणधर्म कैसे हैं, खनिज कौन से, इस पे भी मृदा को किस तरह की होगी ये कारक निर्धारित करता है। उसके बाद देखते हैं भूस्खलन। भूस्खलन को सामान्य रूप से शैव, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो भूस्खलन क्या होता है कि सामान्य रूप से जो शैल होता है, मलबा होता है या ढाल, जैसे कि ये देखो यहाँ पे ये है पहाड़ है इस तरह से, अब यहाँ की अगर मिट्टी थोड़ी सी हिलती है तो वो कहाँ आएगी? नीचे आएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं? भूस्खलन कहते हैं। भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा, ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये प्राय भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी के घटित होने से होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भी भूस्खलन होता है। क्या होता है? जल्दी ज्यादा टाइम तक बारिश होती है तो क्या होता है? वो मिट्टी की जो पकड़ है वो कमजोर हो जाती है, और जो मिट्टी है वो बहकर नीचे वाले ढाल वाले स्थानों पर चली जाती है। न्यूनीकरण क्रियाविधि, देखो क्या कहा गया इसके अंदर। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिलती है कि भूस्खलन उत्पन्न होने से कौन कौन से कारक है, उनका प्रबंधन कैसे होता है, और भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रविधियां निम्न है। देखो निम्नीकरण का क्या बताया गया है कि भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर उसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करता है। भूस्खलन क्या करता है कि जितने भी प्रभावित क्षेत्र है ना, वहां उनका मानचित्र बनाकर उनको प्रभावित करता है। उनको बता दिया जाता है कि यहाँ पे भूस्खलन होने के क्या है, चांसेस ज्यादा है। इस
प्रकार इन क्षेत्रों में आवास के लिए इनको छोड़ा जा सकता है। मान लो कि ये एरिया यहाँ पे कह दे कि यहाँ पे क्या है, भूस्खलन होने के चांसेस ज़्यादा, ये पहाड़ी एरिया है तो यहाँ पे लोग कम रहेंगे, है ना, सबको अपनी जान प्यारी है तो सब यहाँ पे क्या रहेंगे, आवास की जो संभावनाएं हैं वो कम हो जाएगी। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण। अब भूमि को खिसकने से बचाने के लिए दीवारों का निर्माण, इस तरह दीवारों का निर्माण कर दिया जाता है कि भूमि खिसके ना। ठीक है। भूस्खलन को रोकने के लिए प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाओ। पेड़ क्या करेंगे, मिट्टी की जो पेड़ों की जो जड़ें होंगी ना वो मिट्टी को बांध के रखते हैं, जिससे कि क्या होगा, भूस्खलन को रोका जा सकता है। सतही अपवाह और झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। मतलब क्या किया गया, देखो सतही अपवाह और झरना प्रवाहों के, झरना का प्रवाह देखो, अगर एक ही जगह पे पानी ऐसे गिरता रहेगा अलग अलग जगह पे बारिश का या किसी भी तरह का पानी, तो क्या होगी, मिट्टी वहां की कमजोर होगी। तो इस तरह से झरना या इस तरह से बना दिया जाए जो जिसका एरिया फिक्स कर दिया जाए, जिससे कि क्या होगा, वहां पे जो भूस्खलन है उसकी संभावनाएं क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। आगे मृदा का निर्मीकरण। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों में मृदा का निम्नीकरण हो सकता है। देखो क्या कहा गया, मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों में मृदा का निम्नीकरण हो सकता है। या तो मानव के द्वारा हो सकता है मृदा का निम्नीकरण, या प्राकृतिक कारणों से हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारण वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरक व कीटनाशकों का प्रयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। तो मृदा का जो निम्नीकरण उसका कारण क्या है कि वनों को काटा जा रहा है, अतिचारण मतलब पशुओं को ज्यादा ऐसी जगह जहाँ पे पहले ही मिट्टी जो घास है वो कम है, या जो घास चराने वाले स्थान नहीं वहां पे चलाया जा रहा है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। ठीक है। अब हम करते हैं इसके प्रश्नोत्तर प्रश्नावली। मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए क्या होगा आंसर, मृदा का निर्माण कैसे होता है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम अपक्षय की प्रक्रिया से शुरू होती है, मतलब टूटने से शुरू होती है। अपक्षय या अपरदन के कारण चट्टानों का विघटन होता है। अपरदन या अपक्षय से क्या होता है, चट्टानों का विघटन होगा, जिससे कि क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। जैविक पदार्थों के मिलने से मिट्टी और भी अधिक उपजाऊ मिल जाती है। अगर उसके अंदर जैविक पदार्थ मिल जाए तो मिट्टी क्या हो जाती है, और भी अधिक उपजाऊ हो जाती है। तो मेन क्या है, अपक्षय की प्रक्रिया द्वारा होता है, जिससे क्या होता है, चट्टानों का विघटन होता है, जिससे कि मृदा का निर्माण होता है। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक बहुत अच्छे से आपकी वर्कशीट में दिया गया है। मृदा निर्माण के कारक यहाँ से लेके ये आंसर नंबर 2 हो जाएगा कि जनक शैल का स्वरूप, जलवायवीय कारक, स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा के संगठन में लगने वाला समय, या सिर्फ समय ही लिख दीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 2। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, भूस्खलन को कम करना क्यों आवश्यक है। भूस्खलन को कम करना क्यों आवश्यक है, तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए क्या होगा, भूस्खलन से जान मान की हानि होती है। भूस्खलन से क्या होता है, जान और मान की हानि होती है। इससे मृदा का अपरदन होता है। क्या होता है, मृदा टूटने लग जाती है। नदियों का मार्ग अवरुद्ध होने से बाढ़ आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर नदियों का मार्ग जो मेन मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाएगा तो पानी इधर उधर से बहेगा और बाढ़ आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इससे कई बार सड़क मार्ग भी अवरुद्ध हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कई बार सड़क मार्ग भी इससे अवरुद्ध हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए करते हैं आगे की वर्कशीट। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।